दोस्ती से जन्मा आइडिया विश्वासघात से बदला इतिहास। कैलिफोर्निया की एक शाम सूरज डूबते हुए शहर को सुनहरी रोशनी से नहला रहा है। नोवा ग्लास एक शर्मीला और म्यूजिक प्रेमी युवक अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठा है। उसके दिमाग में एक अजीब लेकिन रोमांचक विचार घूम रहा है। क्या हम इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ पल पल जुड़ सकते हैं? क्या एक ऐसी दुनिया संभव है जहां हर कोई अपनी आवाज बुलंद कर सके और भीड़ में भी व्यक्तिगत हो? उसके पास न तो पैसे हैं न कोई ठोस योजना, लेकिन एक बेचैन बेकाबू सी भूख है कुछ बनाने की जो लोगों को जोड़ दे। वह नहीं जानता कि यह विचार उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां दोस्ती के साथ प्यार होगा, महत्वाकांक्षा होगी और अंत में विश्वासघात भी। एक आइडिया जो दोस्तों के बीच जन्मा, अंत में दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की संपत्ति बन गया। यह दृश्य निक बिल्टन की किताब हैचिंग ट्विटर ए ट्रू स्टोरी ऑफ मनी, पावर, फ्रेंडशिप एंड बिट्रायल का दिल है, जो ट्विटर की जन्म कथा को एक रोमांचक, ड्रामेटिक और सबसे सबकपूर्ण तरीके से बयां करती है। निक बिल्टन जो एक पत्रकार और लेखक हैं, इस किताब में ट्विटर के निर्माण, विकास और उसके संस्थापकों के बीच विवादों, विश्वासघात और संघर्षों को विस्तार से उजागर करते हैं। ये एक व्यावसायिक संघर्ष की कथा है जो ट्विटर जैसे विश्व प्रसिद्ध सोशल नेटवर्क के उभार और सफलता तक पहुंचने के सफर को दर्शाती है। किताब 2025 तक भी प्रासंगिक है क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की कहानियां आज भी जारी हैं। बिल्टन की शैली कथा कहानी की तरह है। वो साक्षात्कारों, ईमेल और घटनाओं को बुनकर एक थ्रिलर जैसा माहौल बनाते हैं जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। एक मुलाकात जिसने इतिहास बदल दिया। इवान विलियम्स गूगल से निकले ब्लॉगर के संस्थापक, एक स्थिर, शांत लेकिन अडिग व्यक्तित्व। जब उनकी मुलाकात नोवा गिलास से हुई तो नोवा का सपना और इवान का बिजनेस दिमाग एक दूसरे में घुलने लगे। इवान की नज़र नोहा के आइडिया में छिपी हुई उस चिंगारी को देख चुकी थी, लेकिन उनके शांत चेहरे के पीछे एक ठंडी चाल भी चल रही थी। किसके साथ जाना है और कब छोड़ना है। किताब की शुरुआत 2006 से होती है जब ट्विटर का जन्म हुआ। संस्थापक जैक डॉर्सी, बिजस्टोन, इवान विलियम्स द्वारा शुरू की गई ये कंपनी शुरुआत में एक साधारण एसएमएस आधारित प्रोजेक्ट थी, लेकिन जल्द ही यह स्मार्टफोन ऐप्स और सोशल मीडिया की दुनिया में तूफान बन गई। लेकिन कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, यह महत्वाकांक्षा, दोस्ती और विश्वासघात की भी है। नोआ गिलास, जिन्हें किताब का भुलाया हुआ संस्थापक कहा जा सकता है, वो व्यक्ति थे जिन्होंने मूल विचार दिया। नोवा एक सपने देखने वाले थे। वे चाहते थे कि ट्विटर एक ऐसी जगह बने जहां लोग भीड़ में से भी अपनी आवाज़ उठा सकें। लेकिन किताब में बिल्टन दिखाते हैं कि कैसे नोवा की भूमिका को धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। एक महत्वपूर्ण मुलाकात होती है जो इतिहास बदल देती है। इवान विलियम गूगल से निकले ब्लॉगर के संस्थापक, एक स्थिर, शांत लेकिन अडिग व्यक्तित्व। जब उनकी मुलाकात नोवा गिलास से हुई तो नोवा का सपना और इवान का बिजनेस दिमाग एक दूसरे के साथ चलने को तैयार थे। इवान की नज़र नोवा के आइडिया में छिपी ही उस चिंगारी पर थी, जो एक प्लेटफॉर्म जहां 140 कैरेक्टर में अपनी दुनिया साझा की जा सकने वाले लोग इकट्ठे हों। लेकिन इवान के शांत चेहरे के पीछे एक चाल भी थी कि किसके साथ जाना है और कब किसका साथ छोड़ देना है। किताब में बिल्टन इस मुलाकात को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में चित्रित करते हैं, जहां दोस्ती की शुरुआत होती है लेकिन महत्वाकांक्षा की आग धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। जैक डार्सी, पतले कदकाठी का टैटू वाला प्रोग्रामर, जो अपने कोड में उतना ही गुम रहता है जितना न्यूयॉर्क के फैशन सीन में। जैक कोड और कला का जादूगर और किसी टेक्नो शायर की तरह था। हर कोड लाइन में सुंदरता ढूंढता, हर डिजाइन में मिनिमलिज्म। जब नोहा और इवान ने जैक को अपने सर्कल में खींचा तो एक चौकड़ी बनने लगी, लेकिन ये चौकड़ी जल्द ही चौसर के मोहरों की तरह बिछाई जाएगी। 2006 की बसंत में एक छोटे से ऑफिस में एक सफेद बोर्ड पर लिखी हुई कुछ लकीरें, स्टेटस इक्वल टू व्हाट आर यू डूइंग। यहीं से शुरू हुआ ट्विटर। पहला ट्वीट, पहली बार किसी दोस्त का मैसेज 140 कैरेक्टर में देखना। टीम के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। यह किसी बच्चे के जन्म जैसी खुशी थी, लेकिन साथ ही ईर्ष्या और अधिकार की लड़ाई के बीच भी यहीं पड़ गए।
ब्रिजस्टोन एक ऐसा शख्स था जो अक्सर झगड़ों के बीच मीडिएटर बन जाता था, एक तरह का कंपनी का दिल। बिज नैतिकता का रक्षक था। वो जानता था कि ट्विटर में ताकत है, लेकिन वो ये भी देख रहा था कि यह ताकत धीरे धीरे उसके दोस्तों और एक दूसरे के खिलाफ मोड़ रही है। नोवाह, जो ट्विटर का असली जन्मदाता था, धीरे धीरे किनारे किया जाने लगा। यह सत्ताधिकार की पहली साजिश थी। इवान और जैक के बीच हुई एक गुप्त मीटिंग में नोवाह के बिना योजना बनी और एक दिन नोवाह को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। नोवाह की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक खामोश सच्चाई थी कि कभी यह कहानी कही जाएगी। साउथ बॉय साउथ वेस्ट कॉन्फ्रेंस में ट्विटर ने पहली बार दुनिया को चौंका दिया। लोग रियल टाइम में इवेंट की बातें कर रहे थे और अचानक ट्विटर एक खिलौने से एक जरूरी टूल बन गया। लेकिन साथ ही निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट भी अब खेल में थे। उनके साथ आई सत्ता की भूख। ट्विटर उड़ान भरता है। जैक डार्सी को सीईओ बनाया गया, लेकिन उनका लापरवाह वर्क स्टाइल और अधिक डिजाइन कम प्रोडक्टिविटी का रवैया बोर्ड के लिए चिंता का विषय बन गया। सीईओ की कुर्सी के लिए खेल चला। धीरे धीरे फुसफुसाहट बढ़ी और एक दिन बोर्डरूम में जैक से सीईओ की कुर्सी छीन ली गई। इवान विलियम्स नए सीईओ बने, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी सत्ता पलट की। इवान और जैक अब आमने सामने थे। जैक ने मीडिया में बयान दिए, पुराने दोस्तों से हाथ मिलाया और पर्दे के पीछे ट्विटर में वापसी की योजना बनाई। इवान ने भी जवाबी चालें चली, लेकिन यह लड़ाई साफ थी। यह कंपनी के विचारों को नहीं, ताकत की हो चुकी थी। यहाँ दोस्ती का पतन हो चुका था। कई सालों के भीतर एक एक करके शुरुआती संस्थापक ट्विटर से बाहर हो गए। कंपनी अब निवेशकों और नए मैनेजमेंट के हाथ में थी। ट्विटर, जो चार दोस्तों का ख्वाब था, एक वैश्विक हथियार बन चुका था। लेकिन उसके असली निर्माता या तो भुला दिए गए या किनारे कर दिए गए। ये अंत का आगाज था। सीईओ कुर्सी छीनने के बाद जैक डोर्सी ने चुप्पी ओढ़ ली, लेकिन ये चुप्पी तूफान से पहले की शांति थी। जैक ने वापसी की पहली चाल चली। वह नए प्रोजेक्ट में हाथ डालता, मीडिया इंटरव्यू देता और हर जगह यह संदेश फैलाता कि ट्विटर को उसकी ज़रूरत है। सिलिकॉन वैली के काफ़ी शॉप्स में जैक धीमे धीमे निवेशकों को अपने पक्ष में करना शुरू कर चुका था। इवान विलियम्स और बोर्ड के बीच तनाव बढ़ रहा था। इवान को ट्विटर के सर्वर, स्केलिंग और फीचर पर ध्यान था, लेकिन निवेशक चाहते थे तेजी से मुनाफा। मीटिंग में मुस्कान के पीछे खंजर छुपे थे। एक गलत फैसला और सीईओ की कुर्सी फिर से हिल सकती थी। बोर्ड रूम में एक अदृश्य जंग चल रही थी। 2010 में अचानक एक दिन इवान को बोर्ड मीटिंग में बुलाया गया। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में सिर्फ कुछ चुनिंदा चेहरे थे। वहां जैक और नए निवेशक थे और धीरे धीरे ये साफ हो गया, इवान, समय खत्म है। ट्विटर के असली शांत नेता को एक चिट्ठी थमा दी गई, धन्यवाद, लेकिन हम किसी और को चाहते हैं। इवान का पतन हो चुका था। नए सीईओ के रूप में आए डिक कोस्टेलो, एक पूर्व कॉमेडियन जो बिजनेस की दुनिया में पैनी चाले चलना जानते थे। डिक ने ट्विटर को मुनाफे की राह पर मोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके आने से एक और बदलाव हुआ। जैक डॉर्सी अब फिर से कंपनी में वापस आ चुके थे, इस बार एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में। जैक और डिक की जोड़ी दिखने में साथ थी, लेकिन असल में दोनों अलग अलग एजेंडा चला रहे थे। जैक अपनी इमेज बनाने में जुटा था, ट्विटर का असली चेहरा बनकर। भविष्य में सीईओ की कुर्सी के लिए जमीन तैयार कर रहा था। डिक दूसरी तरफ कंपनी को आईपीओ की तैयारी में लगा रहे थे। दोनों सत्ता के दो ध्रुव बन चुके थे। 2013 में ट्विटर का आईपीओ लॉन्च हुआ। यह एक तूफान था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने जैक डोर्सी ने हाथ हिलाकर कैमरों की रोशनी बटोरी। नोवाह ग्लास, जिसने आइडिया जन्म दिया था, अब कहीं दूर एक छोटे से स्टार्टअप में गुमनाम काम कर रहा था। ब्रिजस्टोन किताबें लिख रहा था। इवान विलियम नए प्रोजेक्ट पर जुट गया था। लेखक निक बिल्टन यहाँ रुककर हमें याद दिलाते हैं कि ट्विटर की कहानी सिर्फ मुनाफे और आईपीओ की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे दोस्त के बारे में है जो कभी किसी को दरवाजे से निकाल देता है और एक दिन खुद भी बाहर कर दिया जाता है। यह कहानी है उस तकनीक की जो लोगों को जोड़ने के लिए बनी थी, लेकिन जिसने उसके निर्माताओं को ही तोड़ दिया। जैक डोर्सी अपने वक्तव्यों में नोहा ग्लास का नाम तक नहीं लिया। इवान और नोहा के बीच सालों से बात नहीं हुई। ब्रिजस्टोन, जो बीच बचाव करता था, अब सिर्फ अतीत को क्रिएटिव डिफरेंसेस कहकर टाल देता।
कंपनी अब सिर्फ एक कॉरपोरेट ब्रांड थी, उस इंसानी कहानी से कट चुकी थी जिसने उसे जन्म दिया था। पर्दे के पीछे कड़वाहट थी। अब ट्विटर सिर्फ व्हाट आर यू डूइंग का सवाल नहीं था, यह अरबों यूजर्स, राजनीतिक आंदोलनों और सत्ता के खेल का मैदान था। अरब स्प्रिंग, चुनाव, सेलिब्रिटी कल्चर, सब ट्विटर पर अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और शायद यही वह मोड़ था जहां दोस्ती की जगह सिर्फ रणनीति बची थी। ट्विटर का चेहरा बदल चुका था। लेखक निक बिल्टन अपनी किताब हैचिंग ट्विटर ए ट्रू स्टोरी ऑफ मनी, पावर, फ्रेंडशिप एंड बिट्रायल को एक कड़वी मीठी हकीकत के साथ खत्म करते हैं। ट्विटर के 4 दोस्तों ने दुनिया बदल दी, लेकिन वे खुद एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। और ये कहानी याद दिलाती है, टेक्नोलॉजी इंसानों को जोड़ सकती है, लेकिन सत्ता और अहंकार उन्हें तोड़ सकता है। पुस्तक में बताया गया है कि कैसे दूसरे संस्थापक, विशेष रूप से इवान विलियम्स ने जैक डॉर्सी को ट्विटर से बाहर करने के लिए उन्हें धोखा दिया। डॉर्सी को ट्विटर के सीईओ के पद से हटाया गया और इस निर्णय ने कंपनी के भीतर गहरी दरार पैदा कर दी। यह भी दिखाया गया है कि ट्विटर के संस्थापक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में कैसे अस्थिरता का सामना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वासघात और कंपनी के भीतर राजनीति की स्थिति बनती है। पुस्तक में दिखाया गया है कि कैसे ट्विटर ने अपने व्यावसायिक रणनीतियों को ढूंढते हुए सर्वश्रेष्ठ तरीका अपनाया और फिर कैसे कंपनी ने मनी बनाने के नए रास्ते खोजे। ट्विटर के भीतर कंपनी संस्कृति, कर्मचारी रिश्ते और फंडिंग के निर्णयों के बीच अंतर्विरोध ने इसे एक कठिन व्यवसाय यात्रा बना दिया। जैक डोर्सी की वापसी और इवान विलियम और बिजस्टोन के बीच का सत्ता संघर्ष और आर्थिक निर्णय इस पुस्तक के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट जो किताब में नहीं है। आईपीओ के बाद के सालों में ट्विटर दिखने में स्थिर था, लेकिन अंदर से टूटने लगा था। शांत सतह के नीचे का तूफान था। यूजर ग्रोथ ठहरने लगी, विज्ञापन राजस्व सीमित हो गया और प्लेटफॉर्म पर नफरत और गलत सूचनाओं का जहर फैलने लगा। जैक डोर्सी, जो सीईओ की कुर्सी पर फिर से बैठ चुके थे, एक साथ स्क्वायर अब ब्लॉग भी चला रहे थे, जिससे बोर्ड में सवाल उठने लगे, क्या वे ट्विटर के लिए पूरी तरह समर्पित हैं? 2022 की शुरुआत में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने चुपचाप ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। पहले किसी को पता नहीं चला, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक बन गए। एक अरबपति की निगाह पड़ चुकी थी। एलन मस्क ने पब्लिक में ट्वीट किया, इज ट्विटर डाइंग? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक चुनौती थी और शायद एक इशारा कि वे आने वाले महीनों में क्या करने वाले हैं। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया। बोर्ड हक्का बक्का रह गया। यह कीमत बाजार मूल्य से बहुत ज्यादा थी, ऐसा ऑफर जिसे इनकार नहीं किया जा सका। जैक डोर्सी इसे प्लेटफॉर्म को मुक्त करने का मौका कहा, लेकिन अंदर कई लोग डर गए। क्या यह आदमी ट्विटर को संभाल भी पाएगा या इसे अपने मनमौजी प्रयोगशाला में बदल देगा? पहले मस्क ने ऑफर दिया, फिर पीछे हटने की कोशिश की, यह कहते हुए कि ट्विटर ने बॉट अकाउंट्स के बारे में झूठ बोला है। कंपनी ने उन पर मुकदमा कर दिया। अदालत की तारीख नजदीक आते ही मस्क को एहसास हुआ कि यह केस हार सकते हैं और अचानक उन्होंने सौदा पूरा करने पर सहमति दे दी। सौदे के पीछे भी चालबाजी थी। 28 अक्टूबर 2022 को ट्विटर आधिकारिक तौर पर एलन मस्क के हाथ में चला गया। पहले दिन मस्क ट्विटर मुख्यालय में हाथ में एक बाथरूम सिंक लेकर दाखिल हुए और ट्वीट किया, लेट दैट सिंक इट। यह मजाकिया एंट्री थी, लेकिन आने वाले दिनों में जो होने वाला था वह किसी मजाक से बहुत आगे था। मस्क ने आते ही आधी कंपनी निकाल दी। एक झटके में हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के जरिए वेरिफिकेशन बेचने का नया नियम लागू हुआ, जिससे नकली अकाउंट और अराजकता फैल गई। पुराने गार्डन की ईंटें उखड़ रही थी और नए मालिक अपने तरीके से किला बना रहे थे। ये मस्क का क्रूर प्रहार था, छटनी और बदलाव। मस्क ने खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहा। उनके फैसले से पहले बैन किए गए अकाउंट वापस आए, लेकिन साथ ही नफरत फैलाने वाले और ट्रोल्स भी बढ़ गए। प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ गई, क्या यह सचमुच आज़ादी है या अराजकता का निमंत्रण? 2023 में मस्क ने सबसे बड़ा बदलाव किया। ट्विटर का नाम और पहचान मिटा दी। नीला पंछी उड़ गया और उसकी जगह आया एक काला एक्स। उन्होंने कहा, यह सिर्फ सोशल मीडिया नहीं,
बल्कि एवरीथिंग ऐप बनने की शुरुआत है। लेकिन पुरानी ट्विटर संस्कृति के लिए यह एक अंत था। ट्विटर अब एक्स बन चुका था। नोवा गिलास, इवान विलियम्स, बिजिस्टोन, जैक डार्सी चारों ने अलग अलग कोनों से यह देखा कि उनका बनाया प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह बदल चुका है। कुछ ने चुप्पी साध ली, कुछ ने हल्की आलोचना की, लेकिन सच यह था, ट्विटर अब उनके बस में नहीं था और शायद यही इनकी कहानी का आखिरी मोड़ था। चार दोस्तों का सपना अब अजनबी हाथों में था। हैचिंग ट्विटर ट्विटर की सफलता की कहानी से ज़्यादा है। यह सोशल मीडिया की दुनिया की कड़वी सच्चाई है। बिल्टन दिखाते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, 140 कैरेक्टर का मैसेज दुनिया को बदल सकता है, लेकिन उसके साथ आने वाली महत्वाकांक्षा सब कुछ बर्बाद कर देती है। किताब में वे ट्विटर के सामाजिक प्रभाव को भी छूते हैं, कैसे यह अरब स्प्रिंग जैसी क्रांतियों का हथियार बना, लेकिन साथ ही ट्रोलिंग और फेक न्यूज का स्रोत भी। 2025 तक जब ट्विटर एलन मस्क के हाथों में है, किताब की बातें और भी प्रासंगिक लगती हैं। महत्वाकांक्षा और नियंत्रण की जंग जारी है। एक आइडिया जो दोस्तों के बीच जन्मा, अंत में दुनिया के सबसे अमीर आदमी की संपत्ति बन गया। हैचिंग ट्विटर एक दिलचस्प और विवादास्पद कहानी है जो ट्विटर जैसे दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे की असली वास्तविकता को उजागर करती है। यह केवल व्यावसायिक संघर्ष, संस्थापक संबंधों की कहानी नहीं, बल्कि नौकरशाही, विश्वासघात और व्यक्तिगत ड्रामे को भी दर्शाती है। किताब हमें सिखाती है कि एक आइडिया की सफलता सिर्फ विचार पर नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन और लोगों के बीच के रिश्तों पर भी निर्भर करती है। नोवा गिलास की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी बड़े योगदानकर्ता पीछे छूट जाते हैं। इवान और जैक की कहानी सिखाती है कि बिजनेस में विश्वासघात अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन सच्ची सफलता वह है जो नैतिकता से समझौता न करे। अगर आप उद्यमिता की दुनिया में हैं तो सोचिए आपका आइडिया क्या है और उसे बचाने के लिए आप क्या कुर्बान करेंगे। हैचिंग ट्विटर एक किताब नहीं है, बल्कि एक सबक है। बिल्टन की वाणी से प्रेरित होकर सोचिए आपका वह आइडिया क्या है जो दोस्तों के बीच जन्मा, लेकिन दुनिया बदल सकता है। यह आपकी कहानी का भी आरंभ हो सकता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए उपयोगी है जो व्यवसाय की दुनिया, स्टार्टअप और सोशल मीडिया के बारे में गहरी समझ हासिल करना चाहते हैं। साथ ही यह उन लोगों को भी प्रेरित करती है जो अपनी व्यावसायिक यात्रा में सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें कठिन निर्णय और विश्वासघात का भी सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।